नमस्कार। आज मैं आपको यथार्थवाद आंदोलन पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पूर्व मैंने नवशास्त्रीयवाद एवं रोमांसवाद के बारे में आपको बताया था। आज हम यथार्थवाद को समझने का प्रयास करेंगे। 19वीं शती के पूर्वार्ध में फ्रेंच नागरिक रोमांसवादी दृष्टिकोण को अपनाए हुए था, जबकि उस सदी के उत्तरार्ध में तेजी से बदली हुई परिस्थितिवश उसका दृष्टिकोण अब यथार्थवादी बन गया था और वह अपने हरेक विचार व व्यवहार का मूल्यांकन उसी दृष्टिकोण से करने लगा था और यही दृष्टिकोण उसके चित्रों में भी दिखने लगा था। इस प्रकार दृष्टिकोण में मूलगामी परिवर्तन होते ही यथार्थवादी कलाकार को परंपरागत आदर्श सौंदर्य से मानव शरीर का नैसर्गिक रूप, कपोल कल्पित कथाओं से सत्य घटनाएं व काल्पनिक वातावरण से सत्य परिस्थिति अधिक प्रिय व चित्रण योग्य प्रतीत होने लगी थी। इस प्रकार सर्व सामान्य मानव, उसका दैनिक जीवन, उसकी सुख दुख की कहानियाँ कला का प्रमुख विषय बन गई थी। अब चित्रकार केवल कल्पना पर निर्भर न रहकर आसपास की दुनिया को देखने लगा था। उसका नज़रिया अब बदल गया था। उसकी कला जीवन का सच्चा दर्पण बन गई थी, यानी जो बाहर दिखाई दे रहा था वह उसी को चित्रित कर रहा था। इसीलिए इस वाद को क्या कहा जाता है? रियलिज्म, यानी यथार्थवाद। सत्य जीवन का परिणामकारी चित्रण करने के उद्देश्य से यथार्थवादी कलाकार को परंपरागत अंकन पद्धतियों में बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ा। हालांकि उसका इसके लिए बहुत ज़्यादा उन्हें विरोध का सामना भी परंपरागत चित्रकारों से झेलना पड़ा, लेकिन उसने अपनी शैली के अंकन में सहज सामर्थ्य व नैसर्गिकता के गुणों की रक्षा की और पुरानी शैली का नियमित एक सा चिकनापन उसने हटाने का पूर्ण प्रयास किया। अंकन पद्धति में कलाकार को नियंत्रण पूर्वक विषयानुकूल परिवर्तन करना आवश्यक हुआ एवं कलाकारों में नए प्रयोग करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यथार्थवाद से कला के क्षेत्र में अधिक व्यापकता आ गई, जो पुराने धार्मिक व ऐतिहासिक चित्रण में नहीं थी। कलाकार स्वतंत्र रूप से अपनी स्वाभाविक अभिरुचियों के अनुसार निजी विचारों से चित्रण करने को उद्यत होकर अपने पृथक कलात्मक व्यक्तित्व को अनुभव करने लगा और यह नवीन विचारधारा आधुनिक कला के विकास में सहायक हुई। इस प्रवृत्ति को जन्म देने का श्रेय, यानी यथार्थवाद को जन्म देने का श्रेय जाता है ओनोरे दोमियो को। मानव की कमजोरियां, विवशता व अहंकार एवं उसके सुख दुख का आत्मीयता से अपने अंदर में परिशीलन करके परिणाम कारक किंतु व्यंग पूर्वक पूर्ण चित्रण करने का श्रेय जाता है ओनोरे दोमियो को, और यही यथार्थवाद के प्रणेता भी माने जाते हैं। दोमियो का जन्म मासार्य शहर में हुआ। उम्र के 22वें साल में उन्होंने व्यंग चित्रकार के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उसके पश्चात 40 साल के अंदर उन्होंने करीब 4000 व्यंग चित्र, रेखा चित्र व सैकड़ों तैल चित्रों का निर्माण किया। ये सब यथार्थवादी कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। हम आगे देखेंगे कि ओनोरे दोमियो ने कितना अधिक चित्रांकन कार्य किया, लेकिन फिर भी वे अत्यंत विपन्नावस्था में रहे। व्यंग चित्रण द्वारा राजा की निंदा करने के कारण उनको एक बार कारावास की सजा भी हुई। दोमिये असत्य, पाखंड व अन्याय से घृणा करते थे। उम्र के 22वें साल में शुरू किए गए उनके व्यंग चित्र के कार्य में कई बार बाधा पड़ी, लेकिन वे हमेशा इस ओर सक्रिय रहे। ला करिकात्यूर मासिक पत्रिका के व्यंग चित्रकार का काम छोड़कर उन्होंने ला शारीवारी दैनिक पत्रिका के लिए रेखांकन चित्र बनाना शुरू किया और 13 साल में उस पत्रिका में उनके सैकड़ों रेखा चित्र प्रकाशित हुए।
दोमियो कोई सामान्य रेखा चित्रकार नहीं थे। वे असाधारण प्रतिभा के कलाकार थे। उनके रेखा चित्रों की तुलना रेम्ब्रांट, रूबेंस जैसे महान कलाकारों के रेखा चित्रों से की जा सकती है। दोमियो ने इन कलाकारों का लूव्र संग्रहालय में जाकर अध्ययन किया। वे उनकी कला से अत्यंत प्रभावित थे। दोमियो के रेखा चित्रों के विषय सर्वसामान्य होने के कारण समकालीन दर्शक व समीक्षक उनकी योग्यता व उनके कृतियों के कलात्मक गुणों को नहीं पहचान सके। बचपन से ही चित्रकार बनने की आकांक्षा ने दोमियो को प्रेरित किया, किंतु उम्र के 40वें साल तक वे दरिद्रावस्था को पार नहीं कर सके और अर्थार्जन के लिए रेखा चित्रों में व्यस्त होने के कारण वे रंगीन चित्र उतनी मात्रा में नहीं बना सके जितना वे बना सकते थे और जिनसे उनको अर्थ की प्राप्ति होती। सैकड़ों रेखा चित्र बनाने पर भी वे अपना खर्च निभाने में सक्षम नहीं थे। 3 साल तक अपने घनिष्ठ मित्रों के दातृत्व पर वे नाम मात्र सरकारी सहायता पर वे निर्भर रहे। खर्च कम करने के लिए हेतु दोमियो पेरिस छोड़कर वालमाद्रा नाम के पेरिस के उपनगर में जाकर रहे। 1863 में उनको कम तनख्वाह पर फिर से ल शरीवारी पत्रिका में नौकरी मिली, किंतु उससे उनकी विपन्नता पर कोई अंतर नहीं पड़ा। 1879 में इस महान चित्रकार की मृत्यु ऐसी परिस्थिति में हुई कि उनके अंतिम संस्कार के लिए भी सरकारी सहायता लेनी पड़ी, जो बड़ी मुश्किल से अपर्याप्त मात्रा में मिली। दोमियो की कला के बारे में जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी कलाकृति में संदेश होने के साथ साथ कलाकृति का निर्माण केवल सामान्य दर्शक के ज्ञान या मनोरंजन के लिए नहीं था, वरन एक श्रेष्ठता वो हमारे सामने सिद्ध करती है। दोमियो की कला अभिप्राय युक्त होते हुए संयोजन, रूप, अभिव्यक्ति आदि सभी कलात्मक गुणों से प्रचुर है। दोमियो ने कभी आत्म प्रशंसा या सैद्धांतिक चर्चा नहीं की, किंतु उनकी कलाकृतियां कला समीक्षकों व विद्वानों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि सामान्य दर्शक के लिए। उनके चित्रित किए हुए सभी व्यक्ति गरीब, धनी, वकील, डॉक्टर, न्यायाधीश, व्यापारी, भिखारी, चोर आदि सभी व्यक्तित्व आंतरिक मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से इतने परिपूर्ण व सच्चे हैं कि वेशभूषा व वातावरण की भिन्नता होने पर भी वे हमारे लिए समकालीन महत्व रखते हैं, जैसे कि वे सब अपने अपने वर्ग की अपरिवर्तनशील मूलभूत मनोवृत्ति का दर्पण ही हो। 19वीं शताब्दी के श्रेष्ठ कलाकारों में दोमियो एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने किसी भी चित्रशाला या कलाकार से शिक्षा प्राप्त किए बिना व्यक्तिगत परिश्रम से कला साधना की। उनके सरल व प्रभावी रेखांकन की तुलना रेम्ब्रांट के रेखांकन से की जा सकती है। रेम्ब्रांट ने धार्मिक विषयों को चित्रित किया, जबकि दोमियो ने सामान्य आदमी के दैनिक जीवन को विषय के रूप में चुना। कहीं शास्त्रीय अध्ययन का मार्गदर्शन नहीं होने पर भी उन्होंने केवल निरीक्षण तथा मानव शरीर रचना, पोशाक, ब्रह एवं घरेलू वातावरण का बारीकियों के साथ जो सूक्ष्म अध्ययन किया वह आश्चर्यजनक है। यही बात मानव स्वभाव, रहन सहन व व्यक्तित्व के उनके ज्ञान के बारे में कही जा सकती है। निरर्थक सैद्धांतिक वाद विवाद से दोमियो अत्यंत घृणा करते थे। यह बात उनके व्यंग चित्र शैलियों की लड़ाई से स्पष्ट होता है। इसमें 2 चित्रकार ढाल तलवार की जगह मिश्रण फलक, तुलिका व आधार पट्टी को हाथ में देकर लड़ते हुए दिखाया गया है। बहुत ही खूबसूरत विषय उन्होंने यहाँ पर लिया है। 19वीं सदी के ये चित्रकार दोमियो धर्म या सामाजिक जीवन के ब्रहा नकली आवरण के पीछे छिपे कटु सत्य को समाजोन्मुख करना वह उनकी कल्पना थी। उन्होंने व्यक्तियों के चेहरे के कृत्रिम भावों व झूठे मुद्रा अभिनयों का सूक्ष्म निरीक्षण किया। वह उनको चित्रित करके मानव के पाखंडी व्यवहार का उपहास किया। दोमियो ने अपनी समर्थ क्यूची से
व्यंग चित्रण को कला का स्थान प्राप्त कराया। उनके उपहास का मुख्य लक्ष्य था मध्यम वर्ग, उसका अहंकार व खोखलापन। साथ साथ उन्होंने गरीबी के दुख व उच्च वर्ग के अन्यायपूर्ण व्यवहार का भी भंडाफोड़ किया। उनके व्यंग चित्रों में न्यायालय, रेल का डिब्बा, रंगमंच के दृश्य तथा डॉन क्विक्सोट के कहानी चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। दोमियो यथार्थवादी चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, परंतु उनकी कला में इतने विविध गुण हैं कि उन्हें किसी एक बात तक सीमित रखना उनके प्रति नाइंसाफी होगा। उनके अन्य चित्रों में भिखारी व धोबिन भी अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण हैं। दोमियो के बाद सेजान ने उसी प्रकार की ठोस रचना पर बल देकर चित्रण किया। दोमियो की कला में रचनात्मकता के अतिरिक्त भावपूर्ण जोशीला अंकन व रेखाओं में गति है। दोमियो के चित्र जैसे कलात्मक गुणों से परिपूर्ण हैं, वैसे उनमें परिणाम कारक विषय प्रतिपादन के साहित्यिक गुण भी सम्मिलित है, जिससे सामान्य दर्शक भी उनकी कृतियों के प्रति आकृष्ट होता है। वोदलेयर ने लिखा है, दोमियो न केवल व्यंग चित्रकला के में बल्कि आधुनिक कला में भी महान चित्रकार हैं। दोमियो के रेखा चित्रों को देखकर बाल्जाक ने कहा था, इस चित्रकार के भीतर माइकल एंजेलो छिपकर बैठे हैं। दोमियो की कला को देखकर पॉल सेक्स ने लिखा है, अब तक कोई भी व्यक्ति अपने समय के साथ दोमियो जितना एकरूप नहीं हुआ। उन्होंने दोमियो की तुलना इंग्लिश उपन्यासकार डिकेंस से की। इसी के साथ